प्यारे साथियों, आप लोगों का जुडिशरी उत्तर प्रदेश के मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो बच्चे एक अनुमानित कट ऑफ से बिल्कुल बाहर हैं, उनके लिए एक सूचना है कि वो उत्तराखंड जुडिशरी और बिहार जुडिशरी में से दोनों में से एक चुन लें, क्योंकि यहाँ अगर नहीं होना है तो यहाँ के बारे में सोचना नहीं। नई तैयारी अगर करनी है आपको तो उत्तराखंड जुडिशरी और बिहार जुडिशरी जो कि संभावित है नेक्स्ट मंथ, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को अंजाम दें। किसी भी स्टेट के बारे में मैक्सिमम 2 कॉमन स्टेट को रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं। हम बार बार आपको मना कर रहे हैं, वो अपने ही दौड़ भाग के अनुभव के आधार पर 2006-7 से 6 से 10 के दौरान उत्तर प्रदेश जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करके मेंस देने के बाद झारखंड स्टेट का मेंस देने, राजस्थान का मेंस देने, मध्य प्रदेश का, बिहार, ये दौड़ने का अनुभव मैं अपना बताता हूं आपको, बहुत ही नुकसानदेह है। आपके कैरियर को पूर्ण तरीके से चौपट करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है ये। और एक और खासियत मैं बताऊं, उसी समय जब ये सब मैं कर रहा था तो मेरा कोई खास ग्रुप नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा लॉ के फील्ड में जो अच्छे परिपक्व और समझदार लोग थे उनके टच में बिल्कुल नहीं था। अपने आप को तूरम खां समझता था, कम से कम संपर्क रखना चाहता था। मुझे यकीन था सिर्फ किताबों से काम चल जाएगा, मुझे किसी व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। ये अहंकार बोध भी था। तो हम चाहे जैसे पहुंचते थे, चाहे जितनी दिक्कतों से पहुंचते थे, हर स्टेट का जुडिशरी, हर स्टेट का प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वाला एग्ज़ाम ज़रूर हम कवर करने दौड़ जाते थे। आपको अपने उस पागलपन और सनक की हद तक का एक और वाकया हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश 2013 की जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा और बिहार जुडिशरी की 28वीं या 29वीं, सही से याद नहीं आता अब, की प्रारंभिक परीक्षा केवल 1 दिन के अंतर पर थी। और मेरे दुस्साहस का नतीजा देखिए, कई क्लोज मित्रों के समझाने के बावजूद मैं किसी की सुन नहीं रहा था। मैंने वहाँ का एग्ज़ाम 5 बजे, 5:15 बजे समाप्त हुआ, 5 बजे, और वहाँ से सेंटर से मुझे पटना रेलवे स्टेशन पर पहुँचने में जिस हमारे नज़दीकी मित्र के अनुज ने अपनी बाइक से पहुँचाया, वो खुद दिव्यांग थे बेचारे, लेकिन उन्होंने अपने रिस्क पर हमको समझाया कि सर, जिस ट्रेन में आपका टिकट है अगर उसका वेट करेंगे तो आप यूपी जुडिशरी जो सुबह है आपका 9 बजे है, नहीं दे सकते। ठंडी का सीजन, ठंडी में इत्तेफाक देखिए उस दिन वहाँ बिहार में बारिश हो रही थी। मुझे आज भी याद है कि फिर भी मैं नहीं माना और जिद पे अड़ा रहा कि नहीं, मुझे देना है। मुझे ये विश्वास था कि यहाँ का भी मैं प्री निकाल लूँगा, वहाँ का भी प्री निकाल लूँगा। ऐसा यूं ही नहीं होता, उसके पीछे एक बेसिक कारण बता रहा हूँ जिससे आप लोग निश्चित तौर पर फेस टू फेस हो रहे होंगे। पीछे से नौकरी प्राप्त करने का भयंकर दबाव, और उसमें कोढ़ में खाज का काम क्या करता है। एक तो
नौकरी न प्राप्त करने का दबाव, और दूसरी बात कि जब आप लंबे समय तक कोई एग्जाम दौड़ दौड़ के दे रहे हैं तो आपके प्रति बनती हुई भयंकर निराशा, किसके मन में? जो आपके अन्नदाता हैं, आपके माँ बाप, आपका सपोर्टर, आपका बैकबोन से पीछे से इकोनॉमिकल मदद करने वाला। तो इसी में जो मदद करने वाला है उसी के बीच से एक अंकुर फूटता है, और वो है स्व की परनिर्भरता। आप इसको अगर ये कहेंगे कि हमारा भाई मेरा सपोर्टर है, मेरे पिता मेरे सपोर्टर हैं, मेरे पति मेरे सपोर्टर हैं, ये वास्तव में कंपटीशन वाले को शोभा नहीं देता। इसमें जानते हैं क्या है? इसमें इंटरमीडिएट में हिंदी साहित्य पढ़ने वालों को एक कहानी है, हम ध्यान खींचेंगे आपका। यशपाल लेखक हैं, पर्दा यशपाल लेखक हैं, और पर्दा नाम की कहानी उन्होंने लिखी है। ये हम कंपटीटर जानबूझकर अपने लाइफ पर पर्दा डालते हैं इज्जत ढांकने के चक्कर में। असल में इसको ये कहना चाहिए आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप 18 ईयर के ऊपर हैं तो आपको दूसरे से ये कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि आप पर निर्भर हैं, चाहे वो आपके पिता की ही मदद क्यों ना हो, मां की ही मदद क्यों ना हो। अगर 18 आप क्रॉस हैं, और कोई कंपटीशन 18 के पहले होता नहीं, तो उसमें जो वो पर निर्भरता होती है वो आपको कोढ़ में खाज का कार, मतलब आपका प्रेशर वाला दिमाग जो आप पे प्रेशर डाल रहा है, आपका डिस्टर्ब किए हुए 24 घंटे और प्रेशर चढ़ा देता है। तो आपको लगता है कि यहाँ का भी दे लूँ, वहाँ का भी दे लूँ, वर्तमान समय में पैट भी दे लूँ, टैट भी दे लूँ, सेट भी दे लूँ, जितने होते हैं सब दे लूँ, अधीनस्थ भी दे लूँ, पीसीएस भी दे लूँ, आरओ दे लूँ, वनडे एग्जाम में भी बैठ जाऊँ, चकबंदी लेखपाल की भी परीक्षा दे लूँ, जुडिशरी में। मतलब आप समझ जाइए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही वो ठीक समय है कि जो आप यूपीजे में गलती किए हैं, जिसके कारण आपका वो अनुमानित कट ऑफ नहीं बन पाया। जैसे जनरल कैंडिडेट हैं, 220 नंबर आया है, 230 नंबर आया है, आप माफ़ी योग्य नहीं हैं। तो आपको ये गलती दोहराने ना पड़े, उसके सावधानी के मद्देनज़र मैं ये बात कह रहा हूं, कोई एक या हद दो ऐसे स्टेट को चुन लीजिए जिसमें कॉमन सिलेबस हो, यानी 90% एक जैसा हो, थोड़ा सा डिफर हो। मैं और साफ करूं, उत्तराखंड बिहार चुना जा सकता है, जो संजोग बस इस समय वैकेंसी अति संभावित है, शर्तियां आएगी ही, समझ रहे हैं। हम आपको कतई, अगर उत्तर प्रदेश के वासी हैं, आप ऑलरेडी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो इसको अन्यथा मत लें। मैं ये बात उत्तर प्रदेश वासी, मैं वहाँ का वासी हूँ, तो उस वासिंदे के हिसाब से मैं अपने यहाँ के बच्चों के लिए ये बात कह रहा हूँ, सख्ती से कह रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश, राजस्थान जाने से बचें, छत्तीसगढ़ जाने से बचें, झारखंड जाने से बचें, ऊर्जा बचाएं। भले वैकेंसी 2 साल ना आए, ना तो ट्रैक बदलें, ना कोई वनडे एग्जाम में शामिल हों, इंतजार कर लें, लेकिन वो इंतजार चद्दर तान कर सोने वाला नहीं, रात दिन एक करके घोंट कर पीने वाला। ऐसे समझ लें कि जिनका उत्तर प्रदेश जुडिशरी में मुख्य परीक्षा देने जाना है और पीछे वो इंटरव्यू किसी परीक्षा में या तो एपीओ पदस्थ हैं या ऑलरेडी वो जुडिशरी के ही पूर्व की परीक्षा में इंटरव्यू फेसर हैं, उनके सीरियसनेस में और एक सामान्य प्रथम दृष्टया प्रथम बार में प्री निकाल लेने के उत्सव मनाने वाले बचकाने हरकत करने वाले विद्यार्थी अधिवक्ता बंधु और बहन के मेंस देने में जमीन आसमान का फासला होता है। इसीलिए जो 303 पद के अकॉर्डिंग लगभग 1000 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, उस एलिजिबिलिटी को हासिल करने के लिए, या यूं कहूं मुख्य परीक्षा में
जो मई में 25, 26, 27 मई को प्रस्तावित है, इन 3 दिनों में ऐसा लिख के आए कि ये सुनिश्चित सफलता साक्षात्कार के लिए एक औपचारिकता मात्र रह जाए। इस लेवल तक के लिए, इस लेवल की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जो सघनता, जो सीरियसनेस वो बच्चा जो पदस्थ है या इंटरव्यू फेसर है रखता है, वैसा अनुभव या वैसी दक्षता हासिल करने के लिए आपको सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा। क्या? हर स्टेट में जाने की प्रवृत्ति पर जबरदस्ती लगाम लगाइए। कितना भी दबाव हो, कितनी भी बड़ी वैकेंसी हो, लालच में मत फंसिए। ये सन 80-90 नहीं है भाई। इतनी भयंकर पॉलिटिक्स चल रही है कि उस स्टेट के नौकरी को देने के लिए बिहार जैसे स्टेट में ये रूल बना रखा है कि इंटरव्यू में वो जो चाहेंगे वो करेंगे। एक रूल तो सबसे खतरनाक है कि 35 नंबर लेना 100 में जरूरी है, नहीं तो आप मेंस में चाहे टॉपर से ऊपर का नंबर पाए हों, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो 35 देते नहीं, आपको सेलेक्ट करते नहीं। सरकार का उनके कमीशन के अध्यक्ष और मेंबर पर दबाव होता है कि 1-2% दिखाने के लिए छोड़, बाकी 98% सिलेक्शन अपने स्टेट के बच्चों का लीजिए। क्योंकि अनदर स्टेट का जो जनरल होता है, XYZ, जो भी कैंडिडेट जाता है किसी भी स्टेट का किसी भी स्टेट में, वोटर थोड़े होता है। वो तो वोटर तब होगा ना जब वहां की नागरिकता 10 साल रह करके बिता ले। निवास प्रमाण पत्र तो वहां का होगा नहीं, नौकरी पा जाए तब भी। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि 2 स्टेट, और वो सबसे बेस्ट यही है कि बिहार और, क्यों? क्योंकि आप सिलेबस उठाकर देखेंगे तो जो हिंदू मुस्लिम फैमिली लॉ है, कुछ पेपर वहाँ उत्तराखंड में जो प्रीलिम्स लेवल पर जुडिशरी में हैं वो बिहार में भी हैं। मेंस लेवल पर जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश जुडिशरी में हैं वो पेपर बिहार में प्री में हैं। तो अगर बिहार यूपी और उत्तराखंड का सीक्वेंस बनाकर चलते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। और अगर MP ADPO देने जाना है, 77 वहाँ का स्थानीय एक्ट पढ़ना है, और 1 से 2% की जो संभावना आप बची खुची है उसमें आपको जाना है, तो हम आपके लिए वीडियो नहीं बोल रहे हैं। आपको राम बचाए, आपको सद्बुद्धि आए। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, जिंदगी चौपट करने पे तुले हैं। हमने कल जो उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के लिए जो शेड्यूल की बात की थी कि 1 मार्च से 18 मई तक की टेस्ट सीरीज है। जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनके पास शेड्यूल पहुंच गया है। 1 मार्च के बाद मतलब उनको ये पता है कि 1 मार्च के बाद कब टेस्ट होना है, कैसे क्या। अगर आप भी अपने पाए गए सुनिश्चित इस अवसर में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, या हमारे साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा की, तो मैंने ऐसा प्लान किया है कि आपको वो तैयारी का भी सबक सिखाएगा, तैयारी का भी एक नज़रिया देगा सबक क्या होता है, और साथ ही साथ आप में एक अतिरिक्त आत्मविश्वास भी बन पाएगा। मैं इसीलिए पहले उन बच्चों के बारे में बातचीत किया जो बाहर हैं, वो अपना समय कैसे भुनाएं, ये इस पर भुनाएं। छत्तीसगढ़ की परीक्षा है, जा रहे हो दौड़ कर देने, कोई दूरदर्शिता नाम की चीज़ है? हम आपको बता रहे हैं, हमारे ज़माने में मुझे उंगली पकड़कर चलाने वाला कोई नहीं था। यूट्यूब का ज़माना नहीं था 2006-7 में, इतना नेट नहीं होता था। 2 मिनट बात करने के लिए भी हम मोबाइल में देखते थे कि पैसा हमारा कितना कटा। समझ रहे हैं? आज वर्तमान डिजिटल युग में आप इस उपयोगिता को समझें, सीरियसनेस को समझें कंपटीशन के प्रति। जनरल होने का मतलब ये नहीं कि आपको आपके मन में किसी ने बैठा दिया है कि यूपी में सीट आती नहीं, यूपी में चांस बनता नहीं तो अनदर स्टेट में हो जाएगा। उत्तराखंड का जो रिजल्ट आया है इसमें जो टॉपर्स हैं, देखिए अपने उत्तर प्रदेश स्टेट के क्यों हैं? क्योंकि सिलेबस का टचिंग पॉइंट है। आपके यहाँ का APO उत्तराखंड का APO कोई फासला रखता है क्या? बहुत। लेकिन मध्य प्रदेश का ये जो थोक के भाव सिलेक्शन बिहार और उत्तराखंड में देखने को मिलता है,
आज के डेट में भी मिलता है, थोक के भाव तो नहीं कहेंगे, अनुपात काफ़ी घट गया है। जो सन 2000 से 2010 तक था, 5 तक तो बहुत ही था। झारखंड जैसे स्टेट में 80% सिलेक्शन यूपी के बच्चों का होता था, उसमें जानते हैं कितनी कमी आई है? केवल 10% अब हो रहा है, 70% वहाँ के स्टेट का हो रहा है। ये नहीं है कि यूपी के बच्चों से उनको स्टेट की दुश्मनी है, किसी भी स्टेट का बच्चा बाहरी स्टेट को नहीं ले रहा, क्योंकि जागरूकता बढ़ रही है। वहाँ की जनरल पब्लिक जो है, जो जनरल वहाँ के हैं, वो दबाव बनाते हैं कि क्या तमाशा बना रखा है केवल अपने स्टेट को छोड़कर। यूपी में भी इसका असर नहीं है, लेकिन सरकार अंदर ही अंदर इस पर ध्यान दे रही है, वहाँ सूचनाएं पहुँच रही हैं। संभव है कि 2022 की मुख्य परीक्षा के पहले ये सूचना मिल जाए, 23 की, सॉरी 22 का तो इंटरव्यू चल रहा है, 2023 का जो फार्म आने वाला है, जिसमें अभी कमीशन ने अभी परसों एक नया जियो जारी करके बताया कि आप लोग अपना OTR बनवा लीजिए 31 मार्च तक, नहीं तो फार्मवा नहीं भरने देंगे हम। समझ रहे हैं? ये सिविल वाले बच्चों को ही नहीं कह रहा हूं। क्या आपको APO नहीं देना है कमीशन का? क्या आपको कमीशन का अगला जुडिशरी नहीं देना है? अगर अंडर 40 हैं, अंडर 30 हैं, अंडर 25 हैं और आपका भी चारों चांस खत्म नहीं हुआ है, तो आपको भी OTR बनवाना है कि नहीं बनवाना है? उसके लिए 3 घंटे का टाइम आपको खपाना है कि नहीं खपना है? ये सब काम करेंगे या कट ऑफ मिलाते रहेंगे बाहर होने के बाद? समय बचाइए, सुनियोजित होइए और अपने ट्रैक में फिक्स कीजिए कि जुडिशरी देना, एग्जीक्यूटिव एग्जाम देना, एक स्टेट का एग्जाम देना, हद 2 देना, इसके अलावा नहीं। जिस एरिया में रहिए उसी में कमांडर बनने की कोशिश करिए, नहीं तो मेरे साथ जो हश्र हुआ वो आपके साथ भी होगा। 17 जगह ऊर्जा बहाएंगे तो आप सेंट्रलाइज ना होने की वजह से कहीं भी फाइनल रिजल्ट में नहीं दिखेंगे। फाइनल कौन कहे, इंटरव्यू कॉल नहीं होगी। एक ही चीज है, सीधा सा रूल है, जहां बार बार आप ठोकर मार रहे हैं एक ही जगह पे, तो वहां निश्चित ही छिद्र हो जाएगा, कितनों हल्का मारें। वो कहावत है नहीं, रस्सी आवत जात से सिल पे परत निशान। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने समय को सुनियोजित करें, टारगेट को सुनियोजित करें, गलती को दोहराएं नहीं। एक यहां हुआ नहीं है और दूसरे छत्तीसगढ़ कूद कर जा रहे हैं। जाइए छत्तीसगढ़, तब तक उत्तराखंड आ जाएगी, वहां भी दौड़ के जाइएगा। कौन पता उत्तर प्रदेश भी कुछ लास्ट में जाते जवाते कुछ सिग्नल दे दे, भाई कौन पता, चुनाव है, यहां भी दीजिएगा। केवल देते रहिए दौड़ दौड़ के फ्री, कुछ नहीं होगा। अगर आप में त्याग नहीं है, अगर आप में गंभीरता नहीं है, आप किसी छोटी छोटी बात पर, रिश्तेदार किसी व्यक्ति के बात पर इतना प्रभावित होते हैं कि पूरा दिन खराब कर लेते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, आप कंपटीशन के लायक नहीं हैं। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस चीज़ों को बोलना पड़ता है जिससे आप सबक लेकर के, महसूस करके सही दिशा में निर्णय लें। बहानेबाजी थोड़े काम करेगा कि फला कारण था सर इसलिए हमारा प्री नहीं हो पाया, मेंस नहीं, हम सिलेक्शन नहीं पाए, हम हमारे पास नॉलेज था, लेकिन ये सब नहीं चलता। बहुत सारे लोग व्यवस्थाओं में, अव्यवस्थाओं का शिकार होते हैं, गरीबी का शिकार होते हैं, लेकिन वो यही सूझबूझ छोटी सी करते हैं। कभी कभी तो हम कहते हैं अव्यवस्था और गरीबी बहुत बड़ा कारण निभा जाती है सफलता में। जैसे उनके पास पैसा नहीं है तो अनदर स्टेट जाएंगे नहीं, उनका रास्ता क्लियर है, क्योंकि उनको बाहर जाने का सोचे नहीं है, तो वो उतनी ऊर्जा से बच गए, तो उनका बचा खुचा दिमाग यहीं लगता है। तो जो आपदा में अवसर की बात मोदी जी कह रहे थे, वो ऐसे ही है कि अगर आपके पास आर्थिक अभाव है, आप अनदर स्टेट दौड़ के जा करके रूम लेकर के नहीं रह सकते, बहुत लिमिटेड, बहुत ही मिनिमम इकोनॉमिकल कंडीशन में आप यहाँ हैं, तो आप अपने स्टेट में टोटल ऊर्जा लगाएंगे, उसका परिणाम आपके हाथ में होगा। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए। उत्तराखंड की वैकेंसी आ रही है, मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के वो सारे युवा, हालांकि भरेंगे तो सभी, जो सफल हुए हैं वो भी डालेंगे, क्योंकि भविष्य का कोई ठिकाना नहीं होता, डालना भी चाहिए। हमारी बात सिर्फ इस पर है कि जो असफल हो गए हैं, उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उनको इन दोनों स्टेट पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। जो गलती उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में जूनियर डिवीजन की तैयारी के दरमियान करी है, उसका रिपीटिशन नहीं करना चाहिए। ये बातें 20 मिनट की आपके लिए हो गई। अब हम बात करेंगे कल के वादे के मुताबिक कि अगर वाद पत्र के लिए जो प्लेंट वाला क्वेश्चन CPC के परिप्रेक्ष्य में आपके जूनियर डिवीजन में पूछा जाता है, 2 चीज़ पूछी जाती है, या तो जजमेंट ले लेंगे या तो प्लेंट के लिए पूछेंगे। दोनों के लिए जो टर्म और कंडीशन है
उसके लिए कुछ कथानक के तौर पर ये आज एक कल परसों 2-3 दिन तक मैं आपको एक दुनिया में ले चल रहा हूँ, हमारे साथ साथ चलिए और उसको आप एक स्टोरी नुमा सुन लीजिए। अभी आप तो तैयारी में हैं, मान लीजिए कोई जनरल पेपर भी आप देख रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमारी टेस्ट सीरीज से ही जुड़ गए हैं तो फर्स्ट पेपर ला का पढ़ रहे होंगे, उसमें भी सीपीसी भी नहीं है। उसी के पहले इस बीच में जैसे 20 मिनट सुनते हैं ऐसे ये भी बात सुने तो आपके फायदे में होगा। चलिए आज शुरू करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पक्ष पर आपका ध्यान दिलाते हैं, ठीक है। आइए, विचारण जो होता है ट्रायल, उसके पहले जो मूल सार है, जो किसी भी सिविल वाद, मैं ये बात जो टोटल करने जा रहा हूँ ये सिविल सूट के लिए करने जा रहा हूँ, क्रिमिनल के लिए नहीं। तो आपको उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, एक क्रिमिनल वाला भी पूरा स्टोरी नुमा लिखा रहेगा, अक्सर दौड़कर उसी पर पकड़ते हैं, तो उसमें दो दिक्कत आती है। अगर आप जेन्युइन नॉलेज के हैं, अभी जनरल स्टडी आपकी है, बहुत डीप नहीं है, तो आप जिसमें कन्विक्शन करेंगे या आप दो निर्दोष साबित करेंगे, लेकिन जो चार्ज फ्रेम करने वाले हैं, जो आरोप पत्र, उसका सेक्शन नंबर बहुत सटीक होना चाहिए, और सेक्शन नंबर अगर सटीक है तो जुरिस्डिक्शन में ट्रायल होना चाहिए। इन सब बातों में थोड़ा तकनीकी पक्ष ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत सिविल सूट के। हालांकि सिविल सूट में भी तकनीकी पक्ष एक प्रकार से क्रिमिनल से ज़्यादा है, समझने वाली बात, व्यवहारिक रूप से ज़्यादा तेज समझ में आता है क्रिमिनल। लेकिन अगर आप सावधानी पूर्वक सिविल सूट पर काम करें तो आपको चूंकि सिविल जज बनना है, और सिविल जज बनने के लिए एक पहली प्रैक्टिस का जो आपका तजुर्बा है, जो आपको मूट कोर्ट में या सेमेस्टर की क्लास में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उस पर ही मैं आज एक आपको ताज़ा करते हुए कुछ बातें करूंगा। फिर इसको कंटिन्यू कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, और ये जब तक स्टेप पूरा नहीं हो जाएगा कंटिन्यू रखूंगा। आइए उसी क्रम में सुनते हैं सुनवाई के पहले की जो प्रक्रिया होती है कोर्ट में, उसका क्या नज़ारा होता है। ये सब बातें फजूल की नहीं हैं, ये सब बातें आपके जजमेंट और प्लेंट दोनों के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं, और कैसे लिखी जाएं, क्या सावधानियां बरती जाएं। हम सीपीसी, सीआरपीसी में क्रमशः सिविल और क्रिमिनल के लिए क्या क्या धाराओं पर गौर करें, सीपीसी में किस आर्डर किस रूल पे गौर करें, किस आर्डर को विशेष तौर पे पढ़ लें, विधिवत उसके रूल नियम जान लें। क्यों? क्योंकि हम वस्तुतः प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं, हम लॉ अपने टीचर से पढ़ रहे हैं। मूट कोर्ट अगर हमारे यहाँ हुआ है तो उसका अध्ययन थोड़ा बहुत है, हमको व्यवहारिक नॉलेज नथिंग है, ये मानते हुए मैं बातें कर रहा हूँ। इसलिए आपको कहते हैं कि नमक को नमक ही काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो आप अगर पढ़े लिखे यानी किताबी माध्यम से ही इसको अप्रोचिकल काल्पनिक रूप से आप समझना चाहते हैं, या अगर बाई चांस आपके यहाँ सिविल सेमेस्टर में मूट कोर्ट का कार्यक्रम हुआ है तो आपको सुविधाजनक लगेगा। अन्यथा अगर आप सेक्शन बेस्ड भी देखते हैं तो आपको वो टेक्निकल पक्ष पकड़ने में सुविधा होगी जो एग्जाम में लिखने से, जाहिर करने से नंबर अच्छे आते हैं। आइए शुरू करते हैं। सुनवाई के पहले की प्रक्रिया। वाद संस्थित करने से पहले जिस प्रकार अधिवक्ता को तैयारी करनी पड़ती है, उस प्रकार की तैयारी अति आवश्यक होती है। अधिवक्ता को चाहिए कि वो मुवक्किल के बातों को ध्यानपूर्वक सुने। तो जो फॉर्मेटिंग आपकी होती है, जो स्टोरी आपके एग्जाम पेपर में छपी होती है, वो क्या है? वो ऐसे समझिए कि क्लाइंट कोई आके, वो परीक्षक जो पूछ रहा है, परीक्षक को क्लाइंट मान लीजिए। जो स्टोरी आप में छपी है वो क्लाइंट कह रहा है। अब आपको उस पर चाहे 3 प्रकार के सवाल, कभी कभी चार्ज फ्रेमिंग मात्र पूछते हैं, कभी कभी चार्ज फ्रेमिंग विद जजमेंट पूछते हैं, जैसे पिछली बार 18 में पूछा गया। पिछली बार डाइवोर्स का एक मैटर था, कन्विक्शन था, दहेज उत्पीड़न से कुछ मुझे ध्यान आता है, और उसमें जजमेंट के लिए जो प्रोसेस था उसमें चार्ज फ्रेमिंग भी थी, दोनों बातें थी। यानी चार्ज फ्रेम भी करिए और जजमेंट भी लिख के दिखाइए। तो जो सावधानियां बरतनी हैं उसके लिए आप थोड़ा बहुत तो समझते होंगे। हम उन बच्चों को भी टारगेट करके बातें बोलने वाले हैं जो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है। मैं तो आपको बताऊं, आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जैसी पोस्ट पर पहुंच जाए व्यक्ति, लक बाई चांस, और उसको बिल्कुल पता ना हो, सीपीसी उसने कभी पूरी खोली ही नहीं, ऐसा भी किस्मत होता है। समझ रहे हैं? तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो भी थोड़ा व्यवहारिक अप्रोच से इसको सुने। सुनने से आपका दिमाग में बहुत सारी चीजें मेरे मुख से वैसी भी निकलेंगी जो व्यवहारिक जगत की हैं, जो प्रैक्टिस में ही केवल आती हैं,
और हाँ, एक धारणा मैं तोड़ देना चाहता हूं, ये फोबिया नहीं है। आपके दिमाग में ये बैठा लीजिए। अब तक अगर आपने ये बैठाया है कि सबसे टफ है, तो मैं कह रहा हूं प्रक्रिया का सबसे सबसे फिसड्डी हिस्सा है ये जो जोर दिया जाता है ना कि अरे प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, उसमें बड़ा बड़ा बहुत लंबे समय तक सीखना पड़ता है, कुछ नहीं सीखना पड़ता, टोटली बकवास है। आपकी कुर्सी पे जब आप एज ए जज तैनात होते हैं, तो जो वहां सिखाने के लिए बैठा है वो कायदे से एलएलबी नहीं होता महाराज। जब कढ़ा वो सीख सकता है, तो आपने तो इतनी ऊंची डिग्री ली है, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है बार में, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में। आपने अगर कहीं प्रैक्टिस के लिए आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया है, बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको फोबिया बना के सोचिए। ओह वह दूसरे लोग होते, दूसरे लोग नहीं, सबसे फिसड्डी लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, जो कहीं सफल नहीं होते वो यही आके करते हैं। आपने अभी एफबी चैनल पे देखा होगा, तमाम ऐसे लिंक मिलेंगे आपको जो ये दिखाते हैं कि प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस हमसे सीखिए। प्रैक्टिस वो ना सिखाएं और ना सीखने जाइए। प्रैक्टिस के लिए जानते हैं क्या, एक कहावत बोल रहा हूं, एकदम सटीक पड़ेगा। उखल में मूसल मूड अगर सर पड़ जाए तो मूसल कितना पड़े इसकी काउंट नहीं होती। एक ही शर्त है प्रैक्टिस के लिए, आप उतर जाइए, सब हो जाएगा। चार जूता, चार झड़प, चार गिल्ट करने वाली बातें जब सीनियर की और आजू बाजू अपने जूनियर वकीलों की सुनने को मिलेंगी, आपके अंदर जमीर जाग उठेगा और अंत में आप जानते हैं कहां आएंगे। वो जो कुछ भी कर रहे हैं, सीआरपीसी के पीछे जो अनुसूचियां दी गई हैं, परसिस्ट दी गई है, कभी खोला है? कभी खोला है सीपीसी के पीछे जो ऑर्डर और उसके लिए नियमावली दी गई है? कभी रूल के एकदम पूरी सीपीसी पूरी सीआरपीसी कभी पलटी है? कभी किसी बेयर एक्ट की नियमावली भी पढ़ी है? वही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस उनके कल्प वृक्ष से निकलती है। वो सीनियर हैं, 10 साल से उनके पीछे सफेद कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, तो बड़का वो दादा है। मेरी बात कोई भी सुने, कोई भी, मैं इस बात में दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, यह केवल फोबिया क्रिएट किया गया है। आप इस धारणा से बाहर निकलिए और ध्यानपूर्वक जो रूल नियमावली दी गई है कानूनन, उसको पहले समझिए। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे कि भैया जो कागज में लिखा है ऐसा कोर्ट में नहीं चलता, यहां दूसरी तरीके से चलता है। ठीक है, चलने दीजिए, ठीक है चलने दीजिए, तब भी हम आपकी नहीं सुनेंगे। मेरे अनुभव में पिछले 30 साल में मैंने ये अनुभव, खास करके ये 16 साल जो जुडिशरी के परिप्रेक्ष्य में है, सबसे कम नॉलेज रखने वाला प्रैक्टिशनर्स है। लॉ को बिल्कुल नहीं जानता, वो एक सूत्रीय रोज काम करता है तो उसका वो मास्टर है बस। जज साहब जानते हैं, वो प्रैक्टिशनर्स वकील जो कई मामले की एक साथ देखता है, उसकी मैं वकील की बात नहीं कर रहा हूं जो केवल क्रिमिनल देखता है, कोई सिविल देखता है। नो, जो आवश्यकता पड़ने पर चकबंदी भी देख लेता है, आवश्यकता पड़ने पर रेवेन्यू भी देख लेता है, आवश्यकता पड़ने पर सिविल भी देख रहा है, उसके पास नॉलेज है। टैक्सेशन में भी घुस जाता है। तो हम इतनी देर जो 4 मिनट बोले, उसका मूल मंत्र यह था कि इसको फोबिया नहीं, खेल खेल में मारो गोली निशाने पर, नंबर कैसे नहीं मिलेगा। यहां तो आपको प्रैक्टिस करके वहां वीडियोग्राफी थोड़े देखी जाएगी, स्टाम्प पेपर लगाए कि नहीं, मुंशिया से बतियाए कि नहीं, स्टाम्प लगा कि नहीं, नीचे साइन हुआ कि नहीं। अरे यहां सीधे सीधे कागज में आपका लिखा रहेगा, वो लिखा पढ़ा जाएगा वहां। ये नॉलेज के आधार पर होगा कि प्रैक्टिस किस में क्या जरूरत है। आइए, तो स्टोरी नुमा हम पढ़ेंगे, और इसको चूंकि आधे घंटे का टाइम हो रहा है, तो आज तो केवल श्री गणेश हो पाएगा, छोटी सी बात से, लेकिन इसको कल कंटिन्यू करूंगा, यानी कल भी जारी रहेगा। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बना दूं तो आप लोग ऊब जाते हैं। वाजिद अली शाह के ज़माने के लोग हैं भाई, हमारा ज़माना वो थोड़ा है कि कुछ भी अगर अच्छा मिल रहा है तो कितनों लंबा बैठना पड़े, बैठेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हमारे पास कई मित्रों का, जब मैं मतलब बहुत कम लिमिटेड लोग सब्सक्राइब किए थे, कई मैसेज आए, अरे सर अभी से इतने बड़े बड़े वीडियो बना रहे हैं, क्या मतलब है भाई। हम कहे भाई आप काहे नहीं समझते, मैं सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है। वो उनको आज भी समझ में नहीं आता ये फिर क्या करता है ये कभी नहीं समझेंगे, और हमारा टारगेट वो है नहीं। हम चाहते भी हैं कि वो कभी समझे ना,
क्योंकि अगर एक भी बंदा कायदे का है तो वो पकड़ लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो अधिवक्ता को चाहिए कि वह मुवक्किल की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, उसे उत्प्रेरित करे कि वो मामले की पूर्ण और सत्य जानकारी दे, मुवक्किल तथ्यों का पूरा विवरण दे दे। उसके बाद अधिवक्ता को चाहिए कि वह सुसंगत तथ्यों को पृथक कर ले। तो आप देखे होंगे जब वो पूरा पंपलेट लेकर के आता है, पूरी स्टोरी, या कहीं मान लीजिए ट्रायल में ये बात आ गई है, नीचे से ऊपर के वकील में आया हुआ है, मतलब नीचे ट्रायल हो चुका है, तो उसमें पूरा जो आर्डर आया है तो उस पर क्या करता है वकील, मार्क करता है। ये जरूरी, ये इंपॉर्टेंट, वो रात में खोल करके अकेले लैंप जला करके जुटता है, वही कह रहा है मार्क कर ले, पृथक कर ले। घटनाओं का तिथि के अनुसार नोट बना लेना चाहिए। इस प्रकार सुसंगत, ये आप जब स्टोरिया पढ़ेंगे, यानी स्टोरिया पढ़ेंगे मतलब जो प्रश्न पत्र में आपके जो पूछा गया है जजमेंट लिखने के लिए लंबी सी स्टोरी, उसको ऐसे पढ़ेंगे और उसमें तिथियों को नोट करेंगे अलग, उसी अपने रफ पे परवा पे जिसपे आपको आंसरवा लिखना है, जजमेंट राइटिंग करनी है। ये सावधानी बरतेंगे, नहीं तो बार बार पेज ऐसे पलटेंगे और खत्म हो जाएगा टाइम। आपको इसके लिए 12 मिनट से अधिक नहीं देना है, रफ्तार में लिखना और सटीक लिखना है। जजमेंट राइटिंग, प्लीडिंग राइटिंग होती तो तोप नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, इस पर एकदम आपका धारणा बिल्कुल गल जानी चाहिए। ये सबसे सरल क्वेश्चन होता है, इस मानसिकता के साथ आइए। और जो भी ऐसा बतियाता मिले उसको आप ऐसे दिव्य दृष्टि से देखिए कि वो फिर अपनी नजर फेर ले। मैं तो तबाह हो गया हूं 6 से लेकर के आज एचजेएस के एग्जाम तक, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करने वाला जैसे लगता है कि चंद्रलोक से आया है। कचहरी में जाइए, मुंशी के सामने ऐसे फटीचरगिरी चल रही है, उसका देख करके दिमाग बौंडा हो जाता है कि क्या ये तोप है भाई, कायदे से कोर्ट की बटन तक उसकी सही नहीं है, वो क्या खोपड़ी रखे हुए अपनी इतनी इतनी नॉलेज की दुहाई दी जा रही है। आप पढ़िए तो सही। जज साहब को आप साइलेंट या उनको बाध्य करेंगे जजमेंट तक तब जब आपके पास स्किल होगा, और स्किल पढ़ने से आती है, प्रैक्टिस बहुत साइड की चीज है। और आपकी इसी टेस्ट की परीक्षा जूनियर डिवीजन में हो रही है कि आपको जजमेंट राइटिंग आती है, प्लेंट के बारे में कुछ पता है, कैसे लिखते हैं, मूट कोर्ट हुआ था आपके यहां, उसका लेबोरेटरियल मैं दे रहा हूं। आगे देखिए क्या होता है, नोट कर लेना चाहिए। इस प्रकार सुसंगत तथ्यों और घटनाओं का स्पष्ट नोट बना लेना चाहिए। तथ्यों के आधार पर ही विनिश्चित वादों, संविधिक उपबंधों तथा साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण होता है। एविडेंस जो कलेक्ट होता है, एविडेंस की जो बारी आती है, वो आपकी इसी मेजर फैक्ट को नोट करने से ही खोजने में सुविधा पड़ती है एविडेंस के बारे में। अतः इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तथ्यों की पूर्ण और स्पष्ट जानकारी के बाद यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मामला किस विधि के अंतर्गत आता है। अब क्रिमिनल लॉ में आपका ध्यान खींचेंगे, चार्ज के लिए जो आपको 211 पढ़ना है और उसी से संबंधित जो अनुसूची है उसका क्रमांक, उसका प्रारूप देखा होगा कभी, कभी तो पलटे नहीं सीआरपीसी 482 पढ़ने का, एक से सेक्शन 1 से 167 तक जाते जाते हाँफ जाते हैं। वो कह जाने की सीआरपीसी 482 तक है, वो भी यहां मेंस देंगे। तो ऐसे लोग को जजमेंट राइटिंग नहीं आती है। इसी सीआरपीसीया में जो आप लिए मोटका बेयर एक्टवा घूम रहे हैं, उसी में सब है, वही सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो चाहे सीपीसी का कोई मैटर हो, चाहे एसआरए रिलेटेड कोई मैटर हो, चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे टीपीए से रिलेटेड कोई मैटर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट से मैटर हो, सब सीपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन बेस तो होगा। भोग बंधक का कोई मैटर है, आपको सेक्शन नंबर नहीं पता है, ऐसे थोड़े होगा। कंटेंट जो आपके एग्जाम में आने वाला है, मान लीजिए मार्गेज पर ही कोई सूट है, फाइल करना है, उसको अप्लेंट बनाना है, तो ऐसे बगैर उसके लिख देंगे। वो कह रहा है कि तथ्यों की पूर्ण व स्पष्ट जानकारी के बाद यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मामला किस विधि के अंतर्गत आएगा, अर्थात अधिवक्ता को इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि मामले के संबंध में कौन सी विधि और नियम लागू होते हैं। साथ ही विधि और उनकी धाराएं और नियम जो लागू होते हैं उसको भी नोट बना लेना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस धारा के अंतर्गत वाद न्यायालय में संस्थित किया जा रहा है, वही ध्यान देना, वह धारा उसके संबंध में लागू होती है अथवा नहीं। उदाहरण के लिए, यदि संविदा अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत संविदा भंग से उत्पन्न हानि के प्रतिकर के लिए दाखिल किया गया है, तो यह देख लेना चाहिए कि विधिमान्य संविदा का सृजन हुआ था या नहीं, कि डैमेजेज मांगने चले गए। जिस कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के लिए डैमेज मांग रहे हैं आप, और आपको
ये पता ही नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय मिस्टेक आप उसको जानकारी नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, तो किस बात का डैमेज भाई? रिजेक्ट होगा प्लेंट आपका कि नहीं? बताइए। तो उसी सावधानी की बात कर रहा है। साथ ही संविदा भंग का प्रश्न ही नहीं उठेगा और बाद का संस्थित किया जाना निरर्थक होगा। यदि विधिमान संविदा का निर्माण हुआ ही नहीं तो संविदा भंग का प्रश्न ही नहीं उठेगा और बाद संस्थित किया जाना निरर्थक होगा। खारिज खारिज हो गए। तो आपको बताऊं, सड़े गले वकील जो कोर्ट में घूम रहे होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता भाई साहब, कुछ नहीं, वो भी आपको सलाह देता हुआ मिलेगा, का दाखिल करत है, खारिज हो जाए। उससे पूछिए खारिज किस किस बेसिस पे होता है, तो कुछ नहीं उसे पता, काला टाइट किए घूम रहा है कचहरी में। ऐसे खतरनाक प्राणियों से बचना। इस एग्जामवा में भी आपको ऐसे तमाम पुरोधा मिलेंगे कि अरे ड्राफ्टिंग, वो आपका तैयार है कि नहीं? ड्राफ्टिंग प्लानिंग के साथ ऐसे पेश आते हैं जैसे साला कितना जटिल चीज है ये। मैं आपसे बलपूर्वक कह रहा हूं, यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। 35 मिनट हो गया, ज्यादा हो जाएगा। कल आपको ज्यादा, कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट इस पर फोकस करूंगा। ये चीज मैं स्पष्ट तौर पूर्वक, बलपूर्वक, दृढ़ता के साथ, पूरे तार्किकता के साथ आने वाले 4-5 दिन में इसी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग पर ही बात करूंगा। आपको इस 5 दिन में अगर यह एहसास ना हो जाए कि हमारे जितने 25 पेपर ला पढ़े हैं, सबसे सरल ड्राफ्टिंग प्लीडिंग है, सबसे लो, तो नाम बदल देना, हमारे चैनल पर कभी दोबारा मत आना, ठीक है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता बंधुओं और बहनों तक इस बात को ले जाएं। आपका बहुत आभारी हैं, आपने बहुत स्नेह दिखाया है और लगातार वो जारी है। मैं शत बार नमन बंदन करता हूं आप सभी का, आप सभी प्यारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का। आप हमारे लिए किसी बड़े फरिश्ते जैसे हैं। आपने हमको वो अवसर दिया है जिसमें मैं अपने भीतर के जो भी अनुभव हैं, ज्ञान तो नहीं कहूँगा, अनुभव शेयर करने में मुझे एक मंच मिला। आपका आभार, बहुत बहुत आभार। मैं खास करके अपनी अधिवक्ता बहनों का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूं, जिनके कमेंट इतने सटीक और इतने भाव से भरे होते हैं, जिससे पता चलता है कि वो कितने दिक्कतों के बीच में एक उजियारा सा महसूस कर रही हैं। ठीक है, आपका साथ जब तक आपका एग्जाम 25, 26, 27 मई तक नहीं हो जाता, अधिवक्ता जेके गिरी उच्च न्यायालय इलाहाबाद निभाएगा पूरे दिल के साथ। लाइव वीडियो पर भी और टेस्ट सीरीज में भी, जो जुड़ेगा वहां भी यहाँ भी, जो वहां जुड़ेगा वो दोनों का लाभ पाएगा। अगर अर्थाभाव है या कोई और दिक्कत है तो आप लाइव वीडियो में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आप मिलते हैं कल इसी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग पर अच्छी स्टोरी के साथ। कंटिन्यू रहिएगा, छोड़िएगा नहीं एक को दिन। आपको ये एहसास हो जाएगा कि सबसे सरल, और जो आपको एफबी पे चैनल मिले उस पर कमेंट करने के लिए अधिकृत करता हूं कि क्या बेवकूफ़ बना रहे हो फालतू में। ठीक है, चलिए विदा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत सत बार नमन। जय सिया राम सबका, राम राम। हमको विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।